हेलो एवरीवन, दिस इज प्राक्षु एंड यू आर वाचिंग बायोलर्नम। तो आज की ये पर्टिकुलर वीडियो है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। यस, एनिमल हस्बेंड्री इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9th बायोलॉजी का ये चैप्टर है और इस चैप्टर के ऊपर ये सेकंड वीडियो रहने वाला है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जो कि एग्जामिनेशन के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री आखिर है क्या। तो एनिमल हस्बेंड्री जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, एनिमल का मतलब तो आपको पता ही है, हस्बेंड्री का मतलब है ग्रो करना। अब एनिमल्स को एनिमल्स तो खुद से ग्रो होते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री का ये मतलब हो गया कि हम एनिमल्स की इस तरीके से देखभाल कर रहे हैं, इस तरीके से उनको मैनेज कर रहे हैं साइंटिफिक मैनर में, ताकि हम उनसे जितने भी बेनिफिशियल सब्सटेंसेज हैं, सपोज मिल्क है, इसके अलावा मीट है, एग्स हैं, तो ये सब हम उनसे ऑब्टेन कर पाएं। तो एनिमल्स को इस तरीके से मैनेज करना साइंटिफिक तरीके से, इसको हम बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जो पालतू पशु होते हैं, इन एन एफिशिएंट मैनर टू ऑब्टेन फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो एक एफिशिएंट मैनर में उनका ध्यान रखना, किस लिए? फूड और यूजफुल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। यहाँ पर कैटल्स आ जाते हैं, उसके अलावा शीप, पोल्ट्री के अंदर क्या आ जाते हैं? पोल्ट्री के अंदर हेन्स आ जाते हैं जिनसे हम एग्स ऑब्टेन करते हैं, और इसके अलावा फिश फार्मिंग आ जाती है। तो ये सब चीजें जो है हमारी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर काउंट होती है। इसके अलावा बी कीपिंग भी आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कैटल फार्मिंग के बारे में। डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनको हम मिल्क प्रोडक्शन के तौर से हम उनको डोमेस्टिकेट करते हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि हमें उनसे मिल्क ऑब्टेन होता है या फिर और भी अलग अलग बेनिफिट्स हम उनसे लेते हैं, तो उसके लिए हम उन्हें डोमेस्टिकेट करते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर पर्पस ऑफ कैटल फार्मिंग क्या है? सबसे पहली बात, हमें उनसे मिल्क मिलता है। एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं यहाँ पर बच्चे? एग्जाम्पल आ जाएंगे यहाँ पर, जैसे कि काऊ आ गया, बफलो आ गया। तो काऊ हो गई, बफलो हो गई, ये इनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलेगा। इसके अलावा हम क्या करते हैं? प्लोइंग फील्ड्स को प्लो करने में भी इनका एज ए लेबर इसको हम यूज करते हैं। और थर्ड आ गया हमारा बुल कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये पुराने टाइम में यूज होता था, खैर, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से भी बुल्स का हम इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कैटल्स। अब दो तरीके की कैटल्स के बारे में एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है, दैट इज काऊ का साइंटिफिक नेम है बोस इंडिकस, ऑलराइट, एंड बफलो जिसका साइंटिफिक नेम है बोस ब्यूबैलिस। तो इन दोनों के बारे में बात की हुई है एनसीईआरटी ने कि इन दो कैटल्स को हम इनका ध्यान रखते हैं, इनकी ग्रोथ करते हैं, और किस लिए करेंगे? ताकि हमें मिल्क ऑब्टेन हो सके इनसे। तो यहाँ पर मिल्च एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं, दिस इंक्लूड्स मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। तो जो कैटल्स हैं वो दो तरीके से हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड अपॉन हम उनसे क्या फायदा ले रहे हैं। अगर तो हम उनसे मिल्क ले रहे हैं, अगर वो एनिमल्स मिल्क प्रोड्यूसिंग है, तो हम उन्हें बोलेंगे मिल्च एनिमल्स, और इसके अंदर आ जाएंगे फीमेल कैटल्स। अब कैटल्स के अंदर क्या होता है? जब मिल्क प्रोड्यूस होगा, मिल्क प्रोड्यूस कौन करेगा? फीमेल्स करेंगी। सो ऑटोमेटिकली जो मिल्च एनिमल्स हैं वो आ जाएंगी कैटल्स की जो भी फीमेल्स हैं, सो दे विल बी मिल्च एनिमल्स। हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ काउ। यहाँ पर हम बात करेंगे जो अच्छी मिल्क यील्डिंग वैरायटीज हैं, ऐसी ब्रीड्स हैं जो कि अच्छी मिल्क प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर काउ की आ जाती है सिंधी एंड साहिवाल, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड बफलो की आ जाती है यहाँ पे मुर्रा एंड मेसाना। सो ये आ जाती है हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटीज ऑफ काउ एंड बफलो। आगे हम बात करेंगे ड्रॉट एनिमल्स के बारे में। तो ये एनिमल्स जो है वो मिल्क प्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो हम इनसे अब और क्या बेनिफिट ले सकते हैं? तो हम क्या कहते हैं? विच डू नॉट प्रोड्यूस मिल्क एंड आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर वर्क। तो जिसने मिल्क प्रोड्यूस किया उससे तो हम मिल्क ऑब्टेन कर लेते हैं, और जिसने मिल्क प्रोड्यूस नहीं किया, जो मेल मेंबर्स होंगे, वो क्या करेंगे? हम उनसे लेबर का काम ले लेते हैं, उनसे एग्रीकल्चरल वर्क्स में उनकी हेल्प ले लेंगे, फील्ड के अंदर उनसे प्लोइंग करा लेंगे, ऐसे सब काम करेंगे। तो यहाँ पर आगे बात हो रही है एनिमल फीड की, कि अब जो इन एनिमल्स को, इन कैटल्स को खाना दिया जाता है वो किस तरीके का दिया जाता है। जो खाना इनको हम प्रोवाइड करते हैं, जो हम खाना इनको खिलाते हैं, वो दो तरीके का होता है। पहला रफेज, जो सूखा सूखा सा होता है, दैट इज रफेज। सेकेंड वन इज कॉन्सेंट्रेट्स, फर्स्ट वन इज रफेज। तो जो भी सूखा घास फूस होगा, जो भी फॉडर होगा, चारा होगा, वो आ जाएगा रफेज के अंदर। तो यहाँ पर इट इज लार्जली फाइबर एंड लो न्यूट्रिएंट। इसके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट कंपैरेटिवली कम होगा।
जबकि कंसंट्रेट्स के अंदर विच आर लो इन फाइबर, इनमें फाइबरस कंटेंट कम है बट रिलेटिवली हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो इसके अंदर बाकी न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत भरपूर मात्रा में इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। होता क्या है, इसके अंदर ज्यादातर ऑयल बेस्ड न्यूट्रिशन दिया जाता है, ऑयल बेस्ड डाइट दी जाती है। होता क्या है कि जब ऑयल सीड्स होते हैं उनमें से हम ऑयल निकाल लेते हैं, तो जो एक्सट्रैक्ट बच जाता है वहां पर उसको हम कैटल्स को सर्व कर देते हैं, कैटल्स को वो खिला देते हैं, तो उसके अंदर ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा मात्रा में देखा जाता है। आगे बात करें हम लैक्टेशन पीरियड के बारे में। लैक्टेशन पीरियड रहेगा वो टाइम ड्यूरेशन जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो फीमेल कैटल क्या देगी, मिल्क प्रोवाइड करेगी। अब होता ये कैसे है कि जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो किस लिए प्रोड्यूस होता है, वो हमारे लिए प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो उस बेबी के लिए प्रोड्यूस हो रहा है जो कि उस फीमेल ने जिसको बर्थ दिया है। तो जैसे ही फीमेल कैटल जो है वो कोई बर्थ देगी अपने बेबी को, तो उसके विद रिस्पेक्ट क्या होगा, उसके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और इस पीरियड ऑफ टाइम जिसके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है इसको हम बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो लैक्टेशन पीरियड क्या हो गया, ऐसा टाइम आफ्टर बर्थ ऑफ काफ या बर्थ ऑफ बेबी जिस टाइम के अंदर शी विल गिव मिल्क, इट इज नोन एज लैक्टेशन पीरियड। तो अब लैक्टेशन पीरियड हमें क्या चाहिए, हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो, तो हम क्या चाहेंगे कि लैक्टेशन पीरियड जो है उस कैटल का, उस फीमेल का ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक चलता रहे। तो यहां पर साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने एक बोल सकते हैं कि यहां पर सोल्यूशन निकाला है टू इंक्रीज द लैक्टेशन पीरियड। इंक्रीज कैसे करेंगे हम, यहां पर इंक्रीज करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग से। क्रॉस ब्रीडिंग यानी क्रॉस ब्रीड्स आर ऑब्टेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को फॉलो करेंगे और बाय क्रॉसिंग एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। यहाँ पर दो अलग अलग स्पीशीज को, जैसे स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी की क्रॉसिंग की जाएगी और उस क्रॉसिंग से हम एक हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी को ऑब्टेन करेंगे। द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड हाइब्रिड्स, क्योंकि ये दो नॉर्मल ब्रीड से ऑब्टेन हुआ है, दो नॉर्मल ब्रीड्स हैं, लोकल ब्रीड्स हैं, उनकी मिक्सिंग की हमने, तो हमने एक हायर ब्रीड ऑब्टेन कर लिया जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में हाइब्रिड। Hybrids show good character of both parents like high lactation period and high resistance to diseases। तो जैसे सपोज एक हमारी ब्रीड है जिसके अंदर डिजीज से लड़ने की जो ताकत है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, और पर उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है ज्यादा, जबकि दूसरी वैरायटी हमारी ऐसी है जिसके अंदर मिल्क बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है बट उसके अंदर डिजीजेस जो है वो बहुत ज्यादा लग रहे हैं। तो दोनों का एक एक प्लस पॉइंट हो गया, तो दोनों को हमने क्रॉसिंग करा दी जिसकी वजह से जो हमारे बेनिफिट्स थे वो दोनों के अंदर आ गए हैं कि हमारे पास डिजीज रेजिस्टेंस भी आ गई है कि हमारे कैटल को कोई बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि बीमारी लग जाएगी तो क्या होगा, हमारा कैटल अगर बीमार हो गया तो उसका जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा और बीमार होने से उसके जो डेथ का खतरा है वो भी कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक ऐसा कैटल चाहिए, हमें एक ऐसी वैरायटी चाहिए जिसको कोई भी डिजीज ना लगे, तो पर मिल्क भी वो अच्छा प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन का सहारा लेंगे जिसके अंदर हम दो नॉर्मल ब्रीड्स की यहाँ पर क्रॉसिंग करा देंगे और यहाँ से एक ऐसा हाइब्रिड प्रोड्यूस करेंगे जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स हो। इसके अलावा लैक्टेशन पीरियड प्रॉपर डाइट से भी इंक्रीज किया जा सकता है। अगर कैटल को अच्छा खिलाओगे पिलाओगे तो वो अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि इन कैटल्स की हमें केयर कैसे करनी है। केयर कैसे करेंगे इनकी, सबसे पहले साफ सफाई हमें करनी जरूरी है। केयर ऑफ कैटल्स में सबसे पहले क्लीनलीनेस, साफ सफाई सबसे पहले ध्यान रखनी है हमने। रूफ्ड शेल्टर, छत होनी चाहिए कैटल के सिर के ऊपर विद गुड वेंटिलेशन, हवादार भी होना चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल आप उसको क्लोज चेंबर के अंदर धकेल दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो गुड वेंटिलेशन, अच्छी उसको हवा लगनी चाहिए पर सिर के ऊपर छत भी होनी चाहिए। क्यों छत होनी चाहिए, ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले, रेन से, बारिश है, गर्मी है या सर्दी है तो उससे उसको प्रोटेक्शन भी मिले, तो उसके लिए उसकी छत भी होनी चाहिए और वेंटिलेशन भी होना चाहिए प्रॉपर। रेगुलर ब्रशिंग ऑफ स्किन ऑफ कैटल, अब हमें जो कैटल है उसकी स्किन को अच्छे से ब्रश करना है। ब्रश क्यों करना है, क्योंकि कैटल्स की स्किन के ऊपर पैरासाइट्स अटैक कर देते हैं, पैरासाइट्स लग जाते हैं जिसकी वजह से आपके कैटल को कोई परेशानी हो सकती है। तो वो ना हो उसकी वजह से आपको उसकी स्किन का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी रेगुलर ब्रशिंग आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज स्लोपिंग फ्लोर ऑफ शेल्टर फॉर अवॉइडिंग वाटर। जो आपका शेल्टर है, सपोज आपका शेल्टर ऐसा सीधा सीधा है, ऑल राइट, और दूसरी तरफ आपका शेल्टर कुछ इस तरीके का स्लोप है उसमें। तो अगर आपका सीधा शेल्टर है, सपोज यहाँ पर रेनफॉल हुआ, बारिश हुई, तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया
और पानी इकट्ठा हुआ तो बीच बीच में से हो सकता है वो टपक टपक के कैटल के ऊपर भी गिर जाए, या फिर वाटर लॉगिंग, पानी अगर छत के ऊपर इकट्ठा है तो ऑब्वियसली वो रूफ को भी खराब करेगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर रूफ है वो कैसी होनी चाहिए, स्लोप होनी चाहिए, ताकि कोई भी बरसात पड़ रही है या कुछ भी ऐसा सिनेरियो है तो यहाँ से वो जो रेन है वो नीचे आ जाए। ऑलराइट, तो छत जो होनी चाहिए उसकी एक ढलान होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम फूड की बात करें, कैटल को कैसा खाना देना चाहिए, तो रफेज जो है मेनली उसमें फाइबर्स होने चाहिए और कॉन्सेंट्रेट्स में प्रोटीन्स होने चाहिए। फूड कंटेनिंग जो खाना हम कैटल को सर्व कर रहे हैं उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स भी होने चाहिए, अगर हम मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा कैटल अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करे तो हमें उसे अच्छा डाइट देना पड़ेगा, जैसा वो खाना खाएगा वैसा ही मिल्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो प्रॉपर फूड रिक्वायरमेंट फॉर गुड हेल्थ, उसकी हेल्थ के लिए भी जरूरी है। एंड स्पेशल डाइट शुड बी गिवन ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। जब वो पर्टिकुलर कैटल मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू करे तो उसको एक स्पेशल नरिश्ड डाइट देनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बात करते हैं कि अगर आपका कैटल बीमार हो गया है तो वो कैसा दिखेगा। अब एक नॉर्मल, अगर सपोज कोई इंडिविजुअल कैटल फार्मिंग कर रहा है तो उसको पहचान होती है कि मेरा ये जो पर्टिकुलर एनिमल है ये मेरा बीमार हो गया है। उसको कैसे पता चलता है, क्योंकि वो एनिमल कुछ अलग अलग आपको सिम्टम्स उसमें देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स, लक्षण क्या देखने को मिलेंगे आपको, कि वो जो सिक एनिमल लुक्स टायर्ड एंड इनएक्टिव। ये जो सिक एनिमल है ये थोड़ा सा थका थका लगेगा, जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हम भी कैसे, वी ऑल्सो गेट टायर्ड, हम भी थक जाते हैं। एंड इनएक्टिव, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, वो बिल्कुल अपना शांत बैठा रहेगा। देयर इज लिटिल इंटरेस्ट इन टेकिंग फूड, खाना पीना जैसे हमारे साथ होता है तो हमारा भी कुछ भी खाने का अच्छा नहीं लगता, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो वैसे ही कैटल भी कुछ भी आप उसके आगे खाना रखोगे तो वो कैटल खाना नहीं खाएगा। एनिमल मूव स्लोली लिम्पिंग बिहाइंड द अदर्स इन हर्ड। हर्ड यानी झुंड के अंदर वो बेचारा पीछे लटकता हुआ, पीछे बिल्कुल लिम्पिंग मूवमेंट, मतलब एक्टिव मूवमेंट नहीं है, बड़ा ऐसे लटकता हुआ पीछे से वो हर्ड में चलेगा। नेक्स्ट इज एक्सेसिव सलाइवेशन, जो सलाइवा सिक्रीशन है माउथ में से जो सलाइवा है वो बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। एंड वाटरी नोज, नोज के अंदर से भी वाटर जो म्यूकस सिक्रीशन है वो बढ़ जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स देख के आप ये पहचान सकते हो कि हमारा कैटल जो है वो बीमार है। इसके अलावा जो डिजीजेज कैटल को अब लग सकते हैं, वो डिजीजेज अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये मिल्क प्रोडक्शन को भी कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर वो कैटल की डेथ भी के अंदर भी रिजल्ट हो सकता है, मतलब कि यहाँ पर इन डिजीजेस की वजह से कैटल की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि पैरासाइट्स आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर जो डिजीज लगेगा वो किस तरीके से लग सकता है, वो पैरासाइट, कोई ऐसा कीड़ा जो है वो अटैक कर सकता है आपके कैटल को, और वो पर्टिकुलर पैरासाइट, वो पर्टिकुलर वर्म कहाँ पर, अंदर भी हो सकता है बॉडी के और बाहर भी हो सकता है। तो पैरासाइट्स आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लिविंग इनसाइड और आउटसाइड। अगर अंदर है तो इसको बोलते हैं हम एंडो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, और अगर बाहर है तो इसको हम बोलते हैं एक्टो पैरासाइट। तो either inside or outside the body of another organism, they derive food from the body of host, जिसके ऊपर वो रहेंगे उसी से वो खाना ऑब्टेन करेंगे। तो जैसे लीचेस वगैरह लग जाती हैं कैटल्स को, तो एक्सटर्नल पैरासाइट्स ऑफ स्किन ऑन द स्किन ऑफ कैटल कॉजेज स्किन डिजीजेस, जैसे कि अभी एग्जाम्पल बताया लीचेस का, तो ये क्या होती है, कैटल के ऊपर लग जाएंगी और कैटल का जैसे ब्लड सकिंग लीचेस होती है, लीच, तो ये क्या करेंगी, उसका ब्लड सक करेंगे और उसको परेशान करेंगी। सो इंटरनल पैरासाइट्स लाइक वर्म्स, उसकी जो पर्टिकुलर कैटल है उसकी बॉडी के अंदर भी पैरासाइट्स अटैक कर सकते हैं, जैसे कि कोई वर्म्स हो सकते हैं विच कैन कॉज स्टमक एंड इंटेस्टिनल, उसके स्टमक और इंटेस्टिन में प्रॉब्लम्स हो सकती है। एंड फ्लूक्स, इट कॉजेज लिवर प्रॉब्लम्स। तो वर्म्स एंड फ्लूक्स ये आ गए हमारे दो ऐसे पैरासाइट्स जो कि क्या करेंगे, कैटल को डिजीज कॉज करेंगे उसके अंदर। उसके अलावा बैक्टीरिया, वायरस, ये सब भी इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। तो अब इससे बचा कैसे जा सकता है, बचा इस तरीके से जा सकता है कि आप अपने कैटल को जो जिसका आप ध्यान रख रहे हो, आपको उसको टाइम टू टाइम क्या करना है, वैक्सीनेशन देना है अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस, उसको वैक्सीन लगवानी है समय समय पर। सो दिस इज अबाउट कैटल फार्मिंग। नेक्स्ट इज पोल्ट्री फार्मिंग।
तो पोल्ट्री फार्मिंग की अगर हम बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हेंस को रेज करते हैं, हेंस को बेसिकली उनका ध्यान रखते हैं, फार्मिंग करेंगे उनकी एक लार्ज स्केल पर। किस लिए करेंगे, दो पर्पसेस से करेंगे, ताकि हमें उनसे एग्स ऑब्टेन हो और मीट ऑब्टेन हो। तो यहाँ पर दोनों के दोनों एग है जो या फिर जो मीट है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, प्रोटीन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी डाइट के अंदर, तो दोनों ही प्रोटीन का रिच सोर्स है। तो बात करते हैं यहाँ पे दो तरीके के पर्टिकुलर बर्ड्स है हमारे पास। फर्स्ट वन इज ब्रॉयलर्स एंड सेकेंड वन इज लेयर्स। ब्रॉयलर्स जो है हमारे पास, दीज आर द बर्ड्स विच आर ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग मीट, दे आर नोन एज ब्रॉयलर्स। और लेयर्स विच आर ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग एग। तो अगर एग ऑब्टेन हो रहे हैं हमें उनसे, हम उनको लेयर्स बोलेंगे, अगर मीट ऑब्टेन हो रहा है हम उनको ब्रॉयलर्स बोलेंगे। जो ब्रॉयलर्स हैं हमारे पास, वो ब्रॉयलर्स 6 से 8 हफ्ते में तैयार हो जाते हैं, मीट उनसे हमें ऑब्टेन हो जाता है। जबकि जो लेयर्स हैं हमारे, जो एग हमें प्रोवाइड करते हैं, उनको कम से कम 20 हफ्ते चाहिए। कब, जब उन्हें सेक्सुअल मैच्योरिटी वो अटेन कर चुके हैं। तो जब अच्छे से वो मैच्योर हो चुके हैं, उसके बाद 20 हफ्तों के बाद वो लगभग हमें एग्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके के हमारे पास ब्रीड्स आते हैं, इंडिजिनस और एक्सोटिक ब्रीड्स। तो अगर मैं हेंस की बात करूँ यहाँ पर, तो दो तरीके के हमारे को ब्रीड देखने को मिलेंगे। इंडिजिनस जो लोकल ब्रीड होती है, जो देसी ब्रीड होती है, जिसको हम आम भाषा में देसी बोलते हैं, यानी कि वो पर्टिकुलर ब्रीड इंडिया के अंदर ही प्रेजेंट है, हमारी कंट्री की ही है वो, तो उसको हम बोलेंगे इंडिजिनस ब्रीड। और जो बाहर से आई है, बाहर किसी और कंट्री से आई है, उसको हम बोलेंगे एक्सोटिक ब्रीड। तो इंडिजिनस ब्रीड का एग्जाम्पल क्या है, असील, देन बसरा, एंड एक्सोटिक ब्रीड का एग्जाम्पल है लेगहॉर्न या फिर प्लायमाउथ। तो ये हो गए इनके एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर इंडिजिनस और एक्सोटिक की खासियत क्या है। इंडिजिनस की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि वो इंडिया के अंदर ही प्रेजेंट है, शुरू से ही वो इंडिया के अंदर ही देखी जाती है, तो क्योंकि एरिया, उसी एरिया के अंदर वो पाई जाती है, इस वजह से उस पर्टिकुलर वैरायटी के अंदर, उस पर्टिकुलर ब्रीड के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस होती है, उसको जल्दी से कोई बीमारी नहीं लगती। पर अगर आप ऐसी ब्रीड की बात करो जो कि बाहर किसी कंट्री से आई है हमारी कंट्री में, तो वैसे तो वो अच्छा रिजल्ट देगी, बट उसको बीमारियां बहुत जल्दी लगने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, आशंका है। तो यहाँ पर जो चांसेस हैं डिजीज रेजिस्टेंस के, वो हमारी जो लोकल ब्रीड है, देसी ब्रीड है, उसके ज़्यादा है, वो डिजीज को अच्छे से रेजिस्ट कर पाती है। पर जो क्वालिटी हमें एग्स की क्वालिटी देखने को मिलेगी या मीट की क्वालिटी देखने को मिलेगी, वो हमें किसके अंदर देखने को मिलेगी, एक्सोटिक ब्रीड के अंदर ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर दोनों वैरायटीज़ को मिक्स कर देते हैं और एक अच्छी इंप्रूव्ड वैरायटी बना लेते हैं। तो वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ब्रॉयलर्स और लेयर्स को भी, उनको भी क्रॉसिंग कर देंगे एंड दे आर ब्रीड फॉर डिजायरेबल ट्रेड्स। अब ऐसे क्या हमें खासियत चाहिए अपनी जो इंप्रूव्ड वैरायटी है उसके अंदर, तो सबसे पहले नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स। जो हमारे पास चिक्स ऑब्टेन होंगे हमें, अब चिक्स हमें क्यों चाहिए, चिक्स हमें जैसे सपोज मीट प्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो जो चिक्स हमें चाहिए उनका नंबर भी ज़्यादा होना चाहिए, जो चूज़े हैं वो ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस हो, और उनकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड इज ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। अगर हमें कमर्शियली चिक को प्रोड्यूस करना है तो हमें ड्वार्फ ब्रॉयलर चाहिए। ड्वार्फ ब्रॉयलर का मतलब है छोटा, जो साइज है ब्रॉयलर यानी मीट प्रोड्यूसिंग बर्ड, तो जिससे हमें मीट मिलना है उसका साइज जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए उसकी हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ड्वार्फ ब्रॉयलर चाहिए जिससे हम कमर्शियल चिक प्रोड्यूस कर पाए। देन इज समर अडेप्शन कैपेसिटी, ये हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए। अक्सर क्या देखा जाता है कि जो हमारे पोल्ट्री फार्म होते हैं उसके अंदर गर्मी की वजह से बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो बीमार हो जाते हैं या फिर वो मर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर डिजीज जो पर्टिकुलर टेम्परेचर रेजिस्टेंस है वो नहीं होती है, टेम्परेचर को वो टॉलरेट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी उन्हें गर्मी लगी तो वो मर जाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमारी जो इंप्रूव्ड वैरायटी है उसके अंदर समर अडेप्टेशन की, गर्मी झेलने की उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। देन लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, उसको ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत महंगा खाना हमें खिलाना पड़े। और नेक्स्ट पॉइंट भी इससे रिलेटेड ही है, रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड। हमारा अगर एग लेइंग बर्ड, हमारा जो लेयर है उसका साइज छोटा है, अगर छोटी बॉडी है उसकी, तो वो जो न्यूट्रिशन वो लेता है वो भी थोड़ा हल्का फुल्का सस्ता खाना भी वो खा लेता है। जबकि अगर उसकी लार्ज बॉडी है, बल्की बॉडी है, तो उसको हमें जो हमारा प्राइस है फूड का वो बढ़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एग लेइंग बर्ड है वो कैसा होना चाहिए, उसका साइज छोटा होना चाहिए विदाउट रिड्यूसिंग द साइज ऑफ एग।
एग लेइंग बर्ड छोटा होना चाहिए, पर एग का साइज यहाँ पे छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसी पर्टिकुलर वैरायटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबरस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटिंग यूजिंग एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स। तो बाय प्रोडक्ट जो भी बचा कुचा एग्रीकल्चर फील्ड में से जो भी निकलता है उस पर्टिकुलर फीड पे भी वो टिक सकता है। वैसा खाना भी, मतलब कि हल्का फुल्का खाना भी वो खा सकता है अगर हमारा जो लेयर है वो साइज में छोटा है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन द पोल्ट्री फार्म। तो वैरायटी इंप्रूवमेंट किन किन बेसिस के ऊपर हम करते हैं वो हमने पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से फार्म जो है वो हमें पोल्ट्री फार्म को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। तो पोल्ट्री फार्म को अगर हमें मैनेज करना है तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहले बात, प्रॉपर डाइट। लेयर्स ईट मोस्टली फाइबर डाइट। जिन्होंने एग देना होता है वो ज्यादातर फाइबरस डाइट पे ही फीड करते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ब्रॉयलर्स, दे नीड डाइट विच इज रिच इन प्रोटीन, फैट, विटामिन ए एंड के। जो हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे बर्ड्स है सॉरी, जिनसे हमें मीट मिलना है, तो ऐसे बर्ड से हमें अगर हमें मीट चाहिए तो उसके लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, इनको प्रोटीन, फैट और विटामिन ए एंड के रिच डाइट। ओके, देन इज मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर टेम्परेचर। उनको हमें प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करना चाहिए, हाइजीनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन, उनका जो भी वेस्ट डिस्पोजल है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद रेगुलर स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या करेंगे, बैक्टीरिया है, फंजाई है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं इनको बहुत जल्दी कोई भी बीमारी लग जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो उन जगह पर जहाँ पर हम इनका ध्यान रखते हैं, जहाँ पर इनको मेंटेन करते हैं, उन जगहों पर हम डिसइंफेक्टेंट्स का बहुत ज़्यादा, डिसइंफेक्टेंट्स क्या करते हैं, जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको किल कर देते हैं। तो ये जो कि क्या किल करेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इनको किल कर देंगे, पैरासाइट्स को भी किल कर देंगे, जो कि क्या कर सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोलिंग कैनवस क्वालिटी। कैनवस क्वालिटी रेफर्स टू रेशियो बोन टू फ्लैश इन चिकन। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, बोन टू फ्लैश का रेशियो भी जो है उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए कि बोन और फ्लैश का जो रेशियो है वो कंट्रोल्ड मैनर में, उस तरीके से एक कंट्रोल्ड मैनर के अंदर हमारा जो पर्टिकुलर चिकन है वो ग्रो हो। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग मोर्टैलिटी। डेथ जो है हमें इन पर्टिकुलर चिकन्स की वो कम से कम होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट स्पेस टू बर्ड्स। बहुत ज़्यादा इनको ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर क्राउडिंग होगी, बिल्कुल भी इनको स्पेस नहीं मिलेगा तो इनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। तो थोड़ा सा इनको प्रॉपर इनको स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए। ओवर क्राउडिंग, एक जगह पर बहुत ज़्यादा बर्ड्स हमें नहीं रखने चाहिए। सो ये बात हो गई हमारे पोल्ट्री फार्म्स की। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन या फिर अगर मैं बात करूँ पिसिकल्चर की, इसको हम पिसिकल्चर भी बोलते हैं। देखो दो टर्म्स है यहाँ पर, वन इज पिसिकल्चर and the other one is aquaculture. Pisciculture refers to जब हम fish का कल्चर कर रहे हैं, and aquaculture refers to जब हम किसी भी पानी के अंदर किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कल्चर करें। जैसे कि इसके अंदर जो एक्वाकल्चर है वो थोड़ी सी ब्रॉड टर्म है। पानी के अंदर अगर हम कुछ भी कल्चर कर रहे हैं तो वो हो गया एक्वाकल्चर, अगर फिश है तो वो हो गया पिसिकल्चर। अब एक्वाकल्चर के अंदर फिशेस के अलावा बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जैसे कि प्रॉन्स आ गए, लॉबस्टर्स आ गए, ऑयस्टर्स आ गए, जैसे शेल कल्चर होता है जो जिसके अंदर हम शेल्ड एनिमल्स को पर्ल कल्चर के लिए यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब की सब आ जाएंगी हमारी एक्वाकल्चर के अंदर। तो फिश प्रोडक्शन जो है इट इज़ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन आर डाइट। जो फिश है हमारी बहुत ज़्यादा प्रोटीनिशियस होती है इसकी डाइट। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फिशेस, फिशिंग आर ऑफ टू टाइप्स। किस तरीके से हम फिश को ऑब्टेन कर रहे हैं, यहाँ पर ये दो तरीके से हो सकती है। वन इज कैप्चर फिशरिंग। कैप्चर फिशरिंग हो गया, हम गए सी के अंदर, हम गए रिवर के अंदर, हमने जाल फेंका और उसके अंदर फिशेस को कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, तो ये हो गई कैप्चर फिशिंग, ठीक है। और दूसरी है हमारी कल्चर, मेहनत से हम उसको ग्रो कर रहे हैं स्टेप वाइज मैनर में। एग से हम स्टार्ट हुए, एग से हम उसको प्रॉपर उसकी ग्रोथ कर रहे हैं, प्रॉपर उसको हम देखभाल कर रहे हैं, और इसको हम बोलेंगे कल्चर फिशिंग। तो नेचुरली लिविंग फिशेस को पकड़ के ले आना, इसको हम बोलेंगे कैप्चर फिशिंग। और अगर हम कल्टिवेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जो यहाँ पर फोटोग्राफ है ये हमारी किसकी है, ये हमारी कल्चर फिशिंग की है। हम यहाँ पे कल्चर कर रहे हैं, हम यहाँ पर जाल बिछा के उसको पकड़ नहीं रहे हैं। तो ये हो गया एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब हम डिजायर्ड वैरायटी को क्या करेंगे, कल्टीवेट करेंगे। एक्वाकल्चर कैन बी डन इन, एक्वाकल्चर हम ओशन में भी कर सकते हैं, रिवर में भी कर सकते हैं, लेक्स, पॉन्ड, कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर ओशन में होता है तो इसको हम मैरीकल्चर बोलते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके से फिशिंग होती है। अगर हम सपोज करो कि किसी सी के अंदर फिशिंग कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे मैरीन फिशिंग, और अगर हम फ्रेश वाटर में फिशिंग कर रहे हैं, फिशेस को पकड़ रहे हैं, तो वो हो गई हमारी
इनलैंड फिशिंग, मैरीन फिशिंग इंक्लूड्स कैचिंग एरिया फाउंड इन द सी। तो यहाँ पर जो हम सी के अंदर जाएंगे, समुद्र में जाएंगे और हम वहाँ पर एक नेट के हेल्प से हम वहाँ पर फिशेस को कैप्चर करेंगे। तो यहाँ पर इंडिया का एक अच्छा खासा कोस्ट लाइन है, अराउंड 7500 किलोमीटर। सो एक नेचुरल है इंडिया के लिए कि यहाँ पर मैरीन फिशिंग इंडस्ट्री का जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री, क्योंकि मैरीन जो हमारे पास सी शोर्स हैं, जो किनारे हैं, वो हमारे पास ह्यूज कोस्ट लाइन है। इसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा चांस है, हमारे पास बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर चीज़ का स्कोप है कि हम मैरीन फिशिंग इंडस्ट्री को अपना एक्सपैंड कर सकते हैं। सो पॉपुलर मैरीन फिशेज इंक्लूड पॉम्फ्रेट, मैक्रेल, टूना, साइडान्स। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इसके अलावा बॉम्बे डक, ये सारे मैरीन फिशेज के एग्जाम्पल हैं। इनलैंड फिशिंग की मैं बात करूँ तो ये फ्रेश वाटर में ज़्यादातर देखी जाती है। फ्रेश वाटर में आ गया पॉन्ड, रिवर, लेक, रेजर्वोयर। इसके अलावा ब्रैकिश वाटर। अब ब्रैकिश वाटर बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाटर होता है। ये यहाँ पर क्या होता है, एस्चरीज की अगर मैं बात करूँ, एस्चरीज के अंदर ब्रैकिश वाटर देखा जाता है, लगून्स के अंदर ब्रैकिश वाटर देखा जाता है। ये वो एरियाज है जहाँ पर रिवर और सी मीट कर रहे हैं। जब यहाँ एक रिवर एक सी के साथ मर्ज होती है तो यहाँ पर जो पानी है वो थोड़ा सा अलग ही तरीके का देखा जाता है। रिवर का पानी बिल्कुल कैसा होता है, उसके अंदर बिल्कुल भी सॉल्ट कंटेंट नहीं होता और सी वाटर इज वेरी सॉल्टी। तो यहाँ इस एरिया के अंदर जहाँ पर इधर से एक रिवर आई, यहाँ से एक रिवर आई और आगे क्या प्रेजेंट है, सी। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया के अंदर आपको ब्रैकिश वाटर देखने को मिलेगा। मतलब पानी खारा तो होगा पर बहुत ज़्यादा खारा नहीं होगा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया को हम एस्चरीज या फिर लगून्स बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ फिशिंग गिव्स लोअर यील्ड कंपैरिजन टू मैरीन फिशिंग। कैप्चर एंड कल्चर फिश फार्मिंग बोथ आर डन इन सच वाटर बॉडीज। अगर आपको कल्चर करना है सी के अंदर जाकर, तो आप कल्चर करोगे नहीं, है ना। सी के अंदर तो अपना पूरा फार्म सेटअप करोगे नहीं। तो आपको अगर कैप्चर करनी है या कल्चर फिश फार्मिंग करनी है, दोनों यहाँ पर हो सकती हैं। आप रिवर के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर ये सब चीज़ें कर सकते हो आसानी से। पर मरीन फिशिंग के अंदर आप सिर्फ कैप्चर फिशिंग, जाल फेंक कर आप फिशेस को सिर्फ कैप्चर ही कर सकते हो। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर फिश कल्चर आता है विच इज कॉम्पोजिट फिश कल्चर। कॉम्पोजिट फिश कल्चर के अंदर हम एक से ज्यादा फिशेस को ग्रो करते हैं। 5 to 6 वेराइटीज आर ग्रोन इन अ सिंगल पॉन्ड। एक ही पॉन्ड के अंदर हम क्या करेंगे, फिशेस को ग्रो करेंगे, बहुत सारी वेराइटीज को। दे आर सिलेक्टेड सो दैट दे डू नॉट कम्पीट फॉर फूड। इस तरीके से फिशेस को हम सिलेक्ट करते हैं ताकि उनके आपस में लड़ाई ना हो। मतलब कि अगर 5-6 फिशेस को हमने अगर एक पर्टिकुलर कल्चर के अंदर छोड़ दिया तो वो आपस में कम्पीट ना करें, उनका आपस में झगड़ा ना हो, क्योंकि हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो उनका फूड रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होनी चाहिए। अगर अलग अलग उनको खाना चाहिए तो आपस में वो खाने के लिए लड़ेंगे नहीं। अगर उन सबका एक ही फूड सोर्स है, पानी के अंदर वो एक ही एरिया में रहेंगी तो वो लड़ाई करेंगी। बट अगर पानी में अलग अलग एरियाज को देखो, क्या होता है, कोई भी वाटर बॉडी है तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट जोन्स होती हैं। जैसे कि अगर ये एक वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी के अंदर अलग अलग जोन्स है। एक ये नीचे वाली जोन है, एक ये मिडल जोन है और एक ये ऊपर जोन है, 1, 2 and 3। तो इन जोन्स के अंदर अलग अलग तरीके के फिश को हम छोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कटला की बात की हमने, कटला इट्स फीड्स इन द अपर पार्ट ऑफ वाटर, रोहू इट फीड्स इन द मिडिल पार्ट ऑफ वाटर एंड मृगल इट फीड्स, जिसको हम कॉमन कार्प भी बोलते हैं, इट फीड्स एट द बॉटम। तो एक है टॉप फीडर, एक है मिडिल फीडर एंड एक है बॉटम फीडर। इसके यहाँ पर पर्टिकुलर एक पिक्चर में भी एक्सप्लेन किया गया है कॉम्पोजिट फिश कल्चर। कॉम्पोजिट फिश कल्चर देखो, कैटला ऊपर ऊपर है, रोहू जो है हमारा बीच में है, ग्रास कार्प भी कहीं बीच में है, जबकि अगर कॉमन कार्प या मृगल की मैं बात करूं, ये क्या है, बिल्कुल बॉटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फायदा क्या है, एक तो यील्ड बढ़ गई, एक समय पर एक से ज्यादा हमें फिशेज ऑब्टेन हो रही हैं। उसके अलावा फूड अवेलेबल इन ऑल जोन ऑफ द पॉन्ड इज यूटिलाइज्ड। अगर उस पॉन्ड के अंदर आपने खाना डाला तो जितना भी पॉन्ड है पूरा का पूरा वो अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं। लेस कंपटीशन ड्यू टू डिफरेंट फूड हैबिट्स। तो फूड हैबिट्स क्योंकि जो खान पान है सबका अलग अलग है, उस वजह से आपस में इनके अंदर कंपटीशन नहीं देखा जाता। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये जो हम फिशेज हैं उनको क्यों कल्चर कर रहे हैं, क्यों ग्रो कर रहे हैं, उसके क्या फायदे हैं। तो फायदे ये हैं कि सबसे पहली बात, अगर मैं फिशेज की बात करूं, फिशेज से जो फूड ऑब्टेन होता है हमें, वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है किसका, प्रोटीन्स का। प्रोटीन रिच डाइट है ये। इसके अलावा मैरीन फिशेज जो हैं, अगर हम उनको खाते हैं तो उनके अंदर आयोडीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है और बाकी न्यूट्रिएंट्स तो देखे ही जाते हैं। इसके अलावा लिवर ऑयल एक अच्छा प्रोडक्ट है जो कि फिशेज से ऑब्टेन होता है। ये जो फिश लिवर ऑयल है, इसके अंदर विटामिन ए और डी जो है बहुत अच्छी क्वांटिटीज में देखा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे फिश जो हमारा
तो ये बात हो गई हमारी एक्वाकल्चर के बारे में। अब नेक्स्ट इज आर एपीकल्चर। एपीकल्चर के बारे में बात करेंगे। अब एपीकल्चर मतलब जब हम बीज को ग्रो करते हैं, बीज ग्रो करने वाली इंडस्ट्री का नाम है एपीकल्चर। इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बीज को ग्रो किया हुआ है, एक पर्टिकुलर इस तरीके से बॉक्सेस के अंदर, कंटेनर्स के अंदर हम बीज को ग्रो करते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज बी कीपिंग, तो इसको हम बी कीपिंग भी बोलते हैं, एपीकल्चर भी बोलते हैं। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग, केयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर हम इनका ध्यान रखते हैं, इनकी केयर करते हैं, इनको मेंटेन करते हैं। और क्यों करेंगे हम? फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड वैक्स। इनका जो मेन प्रोडक्ट है हमारे पास वो है हनी और वैक्स। बीज से एक तो हनी मिलेगा हमें और दूसरी चीज वैक्स। मेनी फार्मर्स यूज बी कीपिंग फॉर एडिशनल स्मॉल इनकम, मतलब मेन इनकम के साथ साथ अगर उनका कोई मेन फील्ड में अगर कुछ वो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ एक तरीके का ये साइड बिजनेस के तौर पे भी वो इसको कंसिडर करते हैं फार्मर्स। तो सम इंडियन कॉमन वैरायटीज ऑफ बीज इंक्लूड्स एपिस इंडिका, ये एक इंडिया में पाई जाने वाली इंडियन बी है। इसके अलावा एपिस डॉर्सेटा, ये साइंटिफिक नेम्स हैं इनके, इसको हम रॉक बी भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बी जिसको यूज किया जाता है एपीकल्चर के अंदर वो हमारी है एपिस मेलिफेरा। ये बहुत ही फ्रेंडली बी है, इंडिया के अंदर कमर्शियल लेवल पर ये यूज हो रही है, लार्ज स्केल पे इसको हम रियर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके कुछ यहाँ पर एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हनी कलेक्शन है, इसकी हनी जो इसके अंदर देखा जाता है, हनी जो ये प्रोड्यूस करती है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ये रिप्रोड्यूस, इसका जो नंबर है वो भी बहुत जल्दी बढ़ता है। इसके अलावा दे स्टिंगलेस, काटती है कम है। एंड द फोर्थ वन इज दे स्टे इन अ बी हाइव फॉर लॉन्ग। ये जो हम कंटेनर के अंदर इनको ग्रो करते हैं इनके अंदर ये ज्यादा समय तक रहती हैं, ज्यादा समय तक रहेंगी तो ज्यादा हनी ये प्रोड्यूस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। आई होप वीडियो मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।